जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण क्लास शुरू किया था, एकदम शुरू से जीरो से लेके ऊपर तक की क्लासों को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला जो लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था हिंदी भाषा का मुख्य तत्व। जहाँ तक हम लोग मध्यकालीन भारत तक हम लोगों ने कंप्लीट कराया था। उसके आगे की चर्चा करते हैं। आज है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यानी कि हिंदी के बारे में जानेंगे। क्या है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आज मेरा पहला पॉइंट है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। इसको हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको हिंदी कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए बात करते हैं तो पहला पॉइंट का पहला पॉइंट है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल कब से कब तक था? पहली पॉइंट की बात करते हैं तो पहला है मेरा प्राचीन हिंदी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये सब क्वेश्चन कहाँ बनते हैं? एग्जाम में बनते हैं। तो इसका प्रयोग काल पूछ सकता है। तो पहला प्रयोग था प्राचीन हिंदी का प्रयोग था 1100 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 1100 ईसा पूर्व से आपका कितने ईसा पूर्व? 1400 ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरी बात करते हैं आधुनिक हिंदी। कौन से हिंदी? सॉरी, मध्यकालीन हिंदी। कौन से हिंदी? मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। अब इसका प्रयोग काल के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो प्रयोग काल था भैया वो था 1400 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। कब से कब तक था? 1400 ईसा पूर्व से आपका कब तक? 1800 ईसा पूर्व। 1800 ईसा पूर्व तक इसका प्रयोग काल था। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। तीसरा था आधुनिक आधुनिक हिंदी। कौन सा हिंदी? आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी का प्रयोग काल तक था 1850 से, सॉरी यहाँ 1850 ईसा पूर्व होगा, 1800 नहीं, 1850 ईसा पूर्व। अब आधुनिक हिंदी की बात करें तो इसका काल था 1850 ईसा पूर्व से कब तक था? अभी तक जो काल चल रहा है वो चल रहा है मेरा कौन सा? आधुनिक हिंदी काल। कौन सा काल? आधुनिक हिंदी काल। यानी कि अब तक का जो काल था वो काल था कौन सा? आधुनिक हिंदी काल था। अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। इसमें क्वेश्चन ये टाइप से बन सकता है कि प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल कब से कब तक था। तो प्राचीन हिंदी का जो प्रयोग काल था भैया आपका था 1100 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। हमेशा ध्यान में रखिएगा इस बातों को और नोट करते चलिएगा नोटबुक के कॉपी में। सारी चीजों को हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा। दूसरा था मध्यकालीन हिंदी। इसमें था 1400 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व मध्यकालीन हिंदी का प्रयोग काल था। आगे बात करते हैं आपके आधुनिक हिंदी की। तो आधुनिक हिंदी का जो प्रयोग काल था 1850 से लेकर अभी तक जो मेरा काल चल रहा है वो आधुनिक हिंदी काल के आधुनिक हिंदी का ही काल चल रहा है। ठीक है। तो आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताओ कि प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल कब से कब तक था। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल था वो 1100 से 1400 ईसा पूर्व तक। कितना था? 1100 से 1400 ईसा पूर्व तक आपके आधुनिक प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल था। दूसरी बात करते हैं मध्यकालीन हिंदी का। तो मध्यकालीन हिंदी का पूछेगा कि भैया बताओ कि मध्यकालीन हिंदी का प्रयोग काल कब से कब तक था। तो आपको 1400 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व तक किसका काल था? मध्यकालीन हिंदी का प्रयोग काल था। अब आगे बात करते हैं आधुनिक हिंदी की। तो आधुनिक हिंदी का प्रयोग काल कब से कब तक था? 1850 से लेके अभी तक जो चल रहा है वो मेरा क्या चल रहा है? आधुनिक हिंदी का प्रयोग काल ही चल रहा है। अब आगे बात करते हैं हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का मेरा जो है ना, हिंदी कैसे विकास हुआ इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। ठीक है। देखिए हिंदी का विकास बहुत कई चरणों से होकर हुआ है, तब जाकर मेरा क्या हुआ है? हिंदी का विकास हुआ है। तो सबसे पहली बात करते हैं हिंदी के विकास में सबसे पहली भाषा था वो था संस्कृत। पहले संस्कृत आया। ठीक है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया पाली। पाली के बारे में बेहतर चर्चा किए हैं पिछले वाले वीडियो में, जाके समझ सकते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश किसमें थे?
वो पाली में थे। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश किस में थे? पाली में थे। अगली बात करते हैं प्राकृतिक, क्या बात करते हैं? प्राकृत। और प्राकृत के बारे में भी बहुत सारी चर्चा किए हैं, क्योंकि आपके भगवान महावीर के सारे उपदेश किस में थे? आपके प्राकृत में थे। किस में थे? प्राकृत में थे। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, उसके बाद आता है अपभ्रंश। क्या आता है? अपभ्रंश। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अपभ्रंश, अपहट, ये सब नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था अपभट। क्या आया था? अपभट। उसके बाद आया था अपना जो अभी का है, कौन सा? प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। कौन सा? प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। कौन सा आया था? प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। जो अभी जो काल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। तो कई चरणों से मिलकर हमारा हिंदी का विकास हुआ है। जिस तरह से बात करते हैं हिंदी के विकास में, सबसे पहला आता है संस्कृत। संस्कृत से शुरू हुआ था विकास। संस्कृत से शुरू होने के बाद उसके बाद पाली पे गया। पाली के बारे में चर्चा किए कि सारे महात्मा बुद्ध का सारे उपदेश किस में थे? पाली में थे। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा था प्राकृतिक, क्योंकि प्रकृति के बारे में भी चर्चा की है कि भगवान महावीर के सारे उपदेश किस में थे? प्राकृत में थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद आया अपभ्रंश, जो अपभ्रंश के बारे में विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। उसके बाद अपहट। उसके बाद अभी जो मेरा हिंदी चल रहा है प्रारंभिक, प्राचीन, प्राचीन प्रारंभिक हिंदी, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करेंगे आपके प्राचीन प्रारंभिक हिंदी, अपभट और अपभ्रंश के बारे में। आज जितनी चीजों को पढ़ाई की जा रही उस चीजों को नोट डाउन कीजिए कॉपी में। उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है। समझ में आ गया? चलिए देखिए, आगे बात करते हैं हिंदी का विकास। हिंदी का जो विकास हुआ था, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, कहां से हुई थी, किस कारण से हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हिंदी का विकास कब हुआ था। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहन सिंधु नदी से संबंधित है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के व्युत्पत्ति कब हुआ था? भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है। किससे? उत्तर पश्चिम में, सिर्फ लिखिए सिंधु नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु नदी से। सिंधु नदी से क्या है? सिंधु नदी से संबंधित है। सिंधु नदी से क्या है? संबंधित है। समझ में आ गया? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी से संबंधित है, तो याद रखिएगा हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति होगा सिंधु नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु नदी से संबंधित है। देखिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या है? अगला पॉइंट मेरा क्या है? अगला पॉइंट है ईरान के साथ भारत बहुत ही प्राचीन काल से संबंधित। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। कौन सिंधु को हिंदू कहते थे? ईरानी कहते थे। सिंधु को हिंदू कहते थे। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। हिंदू कहते थे। देखो ये क्यों इसको सिंधु को हिंदू किस टाइप से कहते थे, ये चीजों को समझिए। सिंधु को हिंदू किस टाइप से कहते थे? देखिए स के जगह पर ह लगा देता था,
यानी मान लीजिए सी के जगह पर ही लगा दिया और धू के जगह पर द बोलता था, सॉरी सी के जगह पर ही बोलता था और दू के जगह पर धू के जगह पर द बोलता था। क्या बोलता था? द बोलता था। धू के जगह पर क्या बोलता था? दू बोलता था। तो यहीं से हमारा क्या हुआ? सिंधु ईरानी, जो सिंधु को हिंदू कहते थे, यहीं से हमारा विकास हुआ हिंदू नदी का। हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद में फारसी भाषा के संबंध, ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। हिंदी से क्या बना? हिंदू से हिंद बना। समझ में आ गया? हिंदी शब्द का अर्थ हिंदू से क्या बना? सॉरी, इसको हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदू से क्या बना? हिंद बना। ठीक है, हिंदू से क्या बना आपका? हिंद बना। समझ में आ रहा है? हिंदू से क्या बना? ठीक है, हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ है हिंदू से क्या बना? हिंद बना। क्या बना? हिंदू से हिंद बना। हिंदू से क्या बना आपका? हिंद बना। ठीक है, हिंदू से क्या बना? अब देखिए, हिंदी शब्द का भी विकास ना कई चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? कई चरणों में हमारा क्या हुआ है? हिंदी शब्द का विकास हुआ है। तो याद लिखिएगा यहाँ पे कि हिंदी शब्द का विकास, अगला मेरा है हिंदी शब्द का विकास। देखिए, हिंदी शब्द का विकास कई चरणों। पहली बात ये चीज समझ आइए कि हिंदी जो है, पहले चरणों को समझते हैं, उसके बाद समझ। पहले क्या हुआ? सिंधु, याद है? सिंधु नदी से ही संबंधित है हिंदी शब्द का। क्या यहाँ पर आया था ना? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? सिंधु नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु नदी से संबंधित है। बात करते हैं, पहले आया सिंधु। क्या आया? सिंधु। सिंधु के बाद कौन सी आया? सिंधु के बाद आया हिंदू, जो ईरानी स को ह बोलते थे, धू को द, ध को द बोलते थे। वहां से आया कौन सा? हिंदू। हिंदू से क्या बना? हिंद। क्या बना आपका? हिंदू से बन गया, क्या बन गया? हिंद बन गया। और हिंद, हिंदू से बना हिंद प्लस ई। क्या बना? ई। उसके बाद क्या बन गया? हिंदी। उसके बाद अपना क्या बना? हिंदी। तो हिंदी शब्द का विकास कई चरणों से हुआ है। यानी कि ये तो हिंदी का विकास क्रम था, जो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि हिंदी शब्द का विकास का क्रम यहाँ पर सिंधु से हुआ। सिंधु के बाद क्या आया? हिंदू बना। हिंदू के बाद बना हिंद प्लस ई। उसके बाद बन गया क्या आपका? हिंदी। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन करिए, आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके देखिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। इसको देखिए, चलिए देखिए। ठीक है, बात करते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी अपना भारत का शब्द नहीं है। हिंदी कहाँ का शब्द है? हिंदी शब्द फारसी का। हिंदी भाषा यहाँ का नहीं है। हिंदी शब्द कहाँ का है? फारसी का है। हिंदी शब्द जो है वो किसका है? फारसी का है। हिंदी यहाँ हिंदी का हिंदी शब्द किसका है? फारसी का है। हिंदी का शब्द नहीं है, यहाँ का शब्द नहीं। हिंदी शब्द जो है कहाँ का है?
फारसी का है। हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी शब्द कहाँ का है, फारसी का। ये कहावत है कि जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे उसका नामांकन करे हमारा पड़ोसी। अब बात करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी शब्द सबसे ज्यादा बोली जाती है अपने भारत में, लेकिन यह शब्द कहाँ का है, फारसी का है। फारसी या कैसे आप समझ में आ गया कि पहले सिंधु था, सिंधु को हिंदू बोलते थे लोग, हिंदू से हिंदी का विकास हुआ। इस चीजों को समझ गए, तो इसीलिए कि हिंदी शब्द कहाँ का है, याद रखिएगा हिंदी शब्द फारसी शब्द है, ना कि यहाँ का भारत का शब्द है। ठीक है, हमेशा ये बातों को क्या कीजिएगा, ध्यान में रख के रखिएगा। समझ में आ गया। अब आगे चर्चा करते हैं। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंदी शब्द के कितने अर्थ हैं, दो अर्थ। एक है हिंद देश की निवासी, और एक है क्या, हिंद देश की निवासी पहला, और दूसरा है हिंद देश की निवासी। का मतलब क्या हो गया, हिंद देश की निवासी का मतलब हो गया हिंद यानी कि हिंद है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। किसका, हिंद, दो शब्द है, हिंद है हम, हिंद वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब बात करते हैं, देखिए अब बात आता है आपके भाषा के बारे में। तो पहला भाषा हम लोगों को पढ़ना है, पहला भाषा जो पढ़ना था वो पढ़ना है हमारा वर्ज भाषा। कौन सी भाषा, इसका विकास कहाँ हुआ, इसको कहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है वर्ज भाषा को, तो नोट डाउन कीजिएगा। पहली भाषा हमारा आता है कौन सा, वर्ज भाषा। कौन सा भाषा, वर्ज भाषा। अब देखिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलिएगा कि वर्ज भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ज भाषा का अर्थ क्या है। पहला, वर्ज भाषा का अर्थ। वर्ज भाषा का मतलब क्या होता है, वर्ज मतलब क्या होता है, वर्ज मतलब होता है पशुओं का समूह या पशुओं को के चराने की जगह। क्या होता है, पशुओं का समूह या चराने की जगह। क्या, पशुओं के समूह या चराने की जगह। देखिए इसका केंद्र सबसे ज्यादा वर्ज भाषा कहाँ बोली जाती है, आपको बता दें कि इसका केंद्र जो है, इसका केंद्र है कहाँ, मथुरा। कहाँ है, मथुरा। मथुरा में सबसे ज्यादा वर्ज भाषा बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है, मथुरा में सबसे ज्यादा वर्ज बोली जाती है। इसका प्रयोग क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो प्रयोग क्षेत्र हमेशा याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि प्रयोग क्षेत्र, क्या, प्रयोग क्षेत्र। प्रयोग क्षेत्र हो गया आपका, एक तो मथुरा हो गया, कहाँ हो गया, मथुरा में भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा, कौन सा, वर्ज भाषा। उसके बाद मथुरा के बाद जो वर्ज भाषा बोली जाती है, बोली जाती है आगरा, अलीगढ़। कहाँ कहाँ, आगरा, अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़। और आगे बात करते धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, धौलपुरी, मैनपुरी, मैनपुरी, एटा, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र। बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र। ठीक है, इसका प्रयोग काल, यहाँ प्रयोग क्षेत्र यहाँ का था। बोलने वालों की संख्या कितनी है, एक जो शब्द है ब्रज भाषा के बोलने वालों की संख्या कितनी है, बोलने वालों की संख्या। अरे भाई मार, ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या है 3 करोड़। कितना है, 3 करोड़। याद रखिएगा, ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, आपके 3 करोड़ ब्रज भाषा बोली जाती है। देश के बाहर ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो देश के बाहर ताजिकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है। फिर जिसे ताजिकी ब्रज भाषा कहते हैं। देश के बाहर कहाँ बोली जाती है,
देश के बाहर कहाँ बोली जाती है? तेजुबिकिस्तान में। कहाँ बोली जाती है? आपके तेजुबिकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तेजुबिकिस्तान में। तेजुबिकिस्तान में क्या बोली जाती है? ब्रज भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। देश के बाहर अगर बोली जाएगी तो कहाँ बोली जाएगी? तेजुबिकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है, जिसे तजुबिकी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तजुबिकी कहते हैं। तजुबिकी ब्रज भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रज भाषा। तजुबिकी ब्रज भाषा कहा जाता है। किसको? ब्रज भाषा को। देखिए ब्रज भाषा किस तरह की भाषा होती है? जैसे कि हम ना, जैसे दिल्ली बोलते हैं ना, दिल्ली, तो ब्रज भाषा में दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं। जैसे शहर बोलते हैं ना हम लोग, शहर, तो ब्रज भाषा में शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए ओवरऑल समझने की बात है कि ब्रज भाषा के क्वेश्चन बनेंगे तो इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ब्रज भाषा का अर्थ क्या है? पशुओं का समूह या चराने की जगह। इसका केंद्र कहाँ है? ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है? तो आपको याद रहना चाहिए, मथुरा में इसका क्या है? ब्रज भाषा का केंद्र है। क्या है? ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा में है। इसका प्रयोग क्षेत्र कितना है? प्रयोग क्षेत्र कहाँ कहाँ है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बरेली, यानी कि आसपास के क्षेत्र कहाँ है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बरेली और आसपास के क्षेत्र कहाँ पर जो ब्रज भाषा बोली जाती है। बोलने वालों की संख्या कितनी है ब्रज भाषा की? बोलने वालों की संख्या है 3 करोड़। ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है आपकी? 3 करोड़ ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा 3 करोड़ ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो बोलने वालों की संख्या कितनी है? 3 करोड़ जो ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा का अर्थ होता है पशुओं का समूह या चराने की जगह। केंद्र कहाँ है ब्रज भाषा का? मथुरा। प्रयोग क्षेत्र कितना है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बरेली और आसपास के क्षेत्र जो है वहां पर ब्रज भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, बोलने वालों की संख्या कितनी? 3 करोड़। याद रखिएगा, देश के बाहर तेजुकिस्तान में तेजुबिकी ब्रज भाषा कहते हैं। जैसे कि ब्रज भाषा का मतलब क्या हो? ब्रज भाषा जैसे दिल्ली बोलते हैं हम लोग, वहां पर ब्रज भाषा में दिल्ली बोला जाता है। ठीक है, शहर को शहर बोला जाता है। ब्रज भाषा इसी प्रकार की भाषाएं होती है। ब्रज भाषा में अगर क्वेश्चन बनेगा, इससे आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा भैया, इतना बता देता हूँ। अब आगे बात करते हैं, ब्रज भाषा के बाद बात करते हैं अवधी। अवधी भाषा आता है हमारा। कौन सी भाषा आता है? अवधी भाषा। अगला भाषा आता है आपका अवधी। ठीक है, अब रेड से ही लिखते हैं, ये वाला मार्कर शायद खत्म हो रहा है। अवधी भाषा की बात करते हैं तो अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मागड़ी कवियों को जाता है। साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? अवधी को। साहित्य भाषा में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? सूफी और प्रेम मागड़ी कवि को जाता है। किसको? सूफी और प्रेम मागड़ी। किसका? प्रेम मागड़ी कवि को जाता है। समझ में आ गया? देखिए अवधी भाषा ना एक सबसे अच्छा उदाहरण अवधी भाषा के क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वहां से 100% अगर अवधी भाषा का क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन से यहां से जरूर बनेगा। ये क्वेश्चन ये बनेगा, तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की है। किसने की है? तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की है। किसने? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की है। किसकी की है? रामचरितमानस की रचना की है। कब किया था रामचरितमानस की रचना? तो 1574 से 1577 के बीच। कब? 1574 से 77 के बीच किसकी? रामचरितमानस की रचना की थी। किसने किया था? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। किसमें? अवधी में।
समझ में आ गया। देखिए मध्यकालीन के साहित्यिक अवधि के चरमोत्कर्ष में दो कवियों में मिलता है। जयसी और तुलसीदास ने अवधि को बहुत ऊपर तक लेके चला गया, यानी कि चरम तक लेके गया था। ये अवधि भाषा के लेके गए थे किसने? जयसी और तुलसीदास ने। अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंद्रयान और लोर कहा मानी जाती है। अवधि की पहली कृति, याद रखिएगा, अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंद्रयान या लोर कहा चंद्रयान या लोर कहा 1370 में मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1370 में मानी जाती है। किसकी? अवधि की। समझ में आ गया? देखिए एक बार इसको समझते हैं ऊपर से समझते हैं। हिंदी शब्द फारसी का है। हिंदी शब्द अपना हिंदी का नहीं है। हिंदी शब्द कहाँ का है? फारसी का है। सबसे ज्यादा हिंदी कहाँ बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। लेकिन हिंदी जो शब्द है वो कहाँ का है? फारसी का है। याद रखिएगा। ब्रज भाषा की बात करते हैं तो ब्रज भाषा के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पशुओं का समूह या चराने की जगह। क्या होता है? पशुओं का समूह और या चराने की जगह। ब्रज भाषा एक केंद्र कहाँ है? मथुरा। कहाँ पर केंद्र है? मथुरा। प्रयोग क्षेत्र क्या है? प्रयोग क्षेत्र कहाँ कहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है? तो बोली जाती है आपका मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बरेली और आसपास के क्षेत्र। ठीक है। बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो 3 करोड़ है भाषा जो बोलने वालों की संख्या, जो ब्रज भाषा बोलते हैं उसकी संख्या कितनी है? 3 करोड़ है। समझ में आ गया? देश के बाहर तजिकिस्तान में तजुकी ब्रज भाषा बोली जाती है, जिसे तजुकी ब्रज भाषा कहते हैं। अब अवधि की बात करते हैं तो अवधि के साहित्य की सूफी और प्रेमागरीय कवि को जाता है। किसको जाता है? तो याद रखिएगा कि अवधि में तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की थी। किसने? अवधि में किसने रामचरितमानस की रचना की थी? तो अवधि में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। कब? 1574 से 77 के बीच। आगे बात करते अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंद्रयान या लोर कहा 370 को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? 370 को मानी जाती है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसके आगे की चर्चा करेंगे। खड़ी बोली जितनी भी भाषा हैं उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं उतना ही चीजों को लेके आऊँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक की क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं, उसी चीज को मैंने बताया है और बताने का प्रयास किया है। तो आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।